हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल से जारी किया गया था क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, इसके हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुके थे। तो बात थी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कब लाएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप बस सीधा से अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह जो सेशन है आपके लिए की ऑफ सक्सेस का कार्य करेगी। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके हल को देखते हैं। तो सेक्शन बी में हम लोग जब आएंगे तो इसमें 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर रहेंगे, जिनमें से किन्हीं आपको 10 प्रश्नों का ही आंसर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देख लेंगे, उसके बाद इसके आंसर को जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसके संपूर्ण जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसके हम लोग हल जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रश्न हम देख रहे होंगे कि इकाई सेल क्या होता है। तो इसे हम लोग बिल्कुल ही आसानी से कवर करेंगे कि इकाई सेल आखिर होता क्या है। तो किसी क्रिस्टल का वह दोष, वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, एका कोष्टिका या इकाई सेल भी कहते हैं। यानी कि इकाई सेल को एका कोष्टिका के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेगा। तो हम लोग बिल्कुल ही आसानी से याद करने का प्रयास करेंगे कि किसी क्रिस्टल का वह छोटे से छोटे भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसी को ही हम लोग एका कोष्टिका या इकाई सेल कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, मान लीजिए छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जिसके मिला देने से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसी को ही हम लोग एका कोष्टिका या इकाई सेल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे प्रश्न को कि ZnO ठंडा में उजला होता है एवं गर्म में पीला होता है, व्याख्या करें। तो यहाँ पे देखिए कि ZnO और गर्म करते हैं तो इसमें Zn+2 आता है, ठीक, और हाफ O2 निकल कर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यह बाहर निकलता है। इसमें लिखेंगे कि धातु अधिक के दोष के कारण, यानी कि Zn2+ आयन अंतरकाशी ई इलेक्ट्रॉन में यानी कि चले जाते हैं। बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो बिल्कुल ही आसानी से इसे हम लोग जानेंगे कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो किसी विलयन के घटक विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को ही वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो आपको एक बार में भी याद हो गया होगा कि किसी विलयन के घटक विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को ही वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि उल्टा प्रसरण क्या होता है। बिल्कुल ही हम लोग आसानी से इसे समझेंगे दोस्तों कि उल्टा प्रसरण आखिर होता क्या है। तो जब विलयन का दाब विलायक के दाब से अधिक होता है तो अर्धपरागम्य झिल्ली से विलयन की कण विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है और कणों की प्रवाह की दिशा परस्पर उल्टा होने के कारण इसी को ही हम लोग उल्टा प्रसरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ही इसे फिर से रिकॉल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको 100% याद हो जाए अभी के अभी ही। तो जब विलयन का दाब विलायक के दाब से अधिक होता है तो अर्धपरागम्य झिल्ली से विलयन की कण विलायक की ओर प्रवाहित होने लगता है और कणों की प्रवाह की दिशा जो होता है वह उल्टा होती है। इसी को ही हम लोग उल्टा प्रसरण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ही आसानी से कवर कर लिए हैं। मान लीजिए जो भी दोस्त PDF हमसे परचेस किए हैं उनको ये PDF जो है वह फ्री में दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपको PDF लेना हो तो इसी नंबर पर आप संपर्क करके PDF ले सकते हैं। मात्र आपको 99 रुपीज़ में 3 सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसे आप पढ़कर आसानी से बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो आप सभी क्वेश्चन जो है वह PDF से ही रहने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होगा उसका हम लोग PDF उस ग्रुप में भेज देंगे। यानी कि जो PDF लिए हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है और उनको जो भी PDF होता है हम उस ग्रुप में भेज देते हैं और वो उस ग्रुप से लेकर वो अपनी तैयारी को मजबूत कर भी लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो इसका PDF हम उसी ग्रुप में भेज देंगे दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है। एजियोट्रॉपिक एक तरल मिश्रण है जिसमें एक स्थिर क्वथनांक होता है और जिसकी वाष्प की तरल के समान संरचना भी होती है। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि एजियोट्रॉपिक जो होता है यह एक तरल मिश्रण होता है, ठीक, जिसमें एक स्थिर क्वथनांक होता है और
और जिसकी वाष्प जो होता है वह तरल के समान भी संरचना बनाती है, यानी कि होती है। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। आप बस शिद्दत से अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिएगा। आज की जो सेशन है आपके लिए बहुत ही की ऑफ सक्सेस का कार्य करेगी, यानी कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से भी कुछ जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं। और आर्हेनियस समीकरण क्या होता है बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार बताया गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के साथ 4 घातांकी रूप से बढ़ता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि के बराबर होता है AE माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पे हम लोगों से ज़्यादातर क्या पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ लिया जाता है कि आर्हेनियस समीकरण इनमें से कौन सा है। तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन AE माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्हेनियस समीकरण का समीकरण है, जहाँ के जो होता है वह नियतांक होता है। आपको यहाँ पे एक और बार रिकॉल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको 100% याद हो जाए अभी के अभी दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर स्थिरांक ताप के साथ 4 घातांकी रूप से बढ़ता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न हम लोगों से पूछ लिया गया है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले जो लिखेंगे दोस्तों कि अधिशोषण एवं अवशोषण में निम्नलिखित अंतर होता है, और एक तरफ अधिशोषण लिखेंगे और दूसरी तरफ अवशोषण लिखेंगे, और इसे लिखकर हम लोग डैश देंगे। इसे हम लोग यहाँ पे देखिए कि अधिशोषण जो होता है यह एक पृष्ठीय घटना होता है, तो वहीं अवशोषण जो होता है यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना होती है। बिल्कुल ही आसानी से आप कह सकते हैं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है, तो वहीं अवशोषण जो होती है और पदार्थ के भीतर होने वाली घटना होती है। और इसमें केवल पृष्ठ के सांद्रण में परिवर्तन होता है, तो वहीं इसमें क्या होता है कि समान रूप से संपूर्ण भाग में परिवर्तन होता है। यहाँ पे आप देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो होता है पृष्ठ के सांद्रण में परिवर्तन होता है, तो वहीं इसमें समान रूप से संपूर्ण भाग में परिवर्तन होता है। बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिशोषण में किसी अधिशोषक के पृष्ठीय अणु या परमाणु ही भाग लेते हैं, तो वहीं अवशोषण में क्या होता है कि इसमें अवशोषक के सभी अणु या परमाणु भाग लेते हैं। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि अधिशोषण में क्या होता है, किसी भी अधिशोषक के पृष्ठीय अणु या परमाणु ही भाग ले सकते हैं, लेकिन अधिशोषण में क्या होता है कि इसमें अवशोषक के सभी अणु या परमाणु भाग लेते हैं, यानी कि इसमें खास अणु भाग लेते हैं, इसमें कोई भी अणु भाग ले सकते हैं अवशोषक में। मान लीजिए आपको PDF लेना हो तो इसी नंबर पर आप संपर्क करके PDF ले सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि समांग उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो इसे भी हम लोग बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि समान उत्प्रेरण आखिर होता क्या है। जब उत्प्रेरक और अभिकारक समान अवस्था में होता है तो उसी को ही हम लोग समांग उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब उत्प्रेरक, यानी कि यहाँ पे देखिए उत्प्रेरक और अभिकारक समान अवस्था में होता है तो उसी को ही हम लोग समांग उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए कि SO2 जो है ये भी गैस है और O2 भी गैस है, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक भी तो गैस है NO ये भी, और जब इसको जब प्रक्रिया करेंगे तो SO3 ये भी गैस के रूप में हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो SO2 और O2 के मिश्रण जब कराएंगे NO से, तो यहाँ पे देखिए कराएंगे नहीं, इसके उपस्थिति में तो ये SO3 का निर्माण होता है। बिल्कुल आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब उत्प्रेरक और अभिकारक समान अवस्था में होता है तो उसे ही हम लोग समांग उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए कि अपोहन क्या होता है, अपोहन को ही हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि अपोहन को ही डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यह कोलाइडी घोल को शुद्ध करने की विधि होती है, यानी कि अपोहन जो होती है यह कोलाइडी घोल को शुद्ध करने की एक विधि होती है। यहाँ पे डायलिसिस भी लिख सकते हैं, अपोहन की जगह कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही है। कोलाइडी घोल में अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलाइड के कण होते हैं, जिसे हटाने के लिए डायलिसिस या अपोहन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं कि अपोहन जो होता है यह कोलाइडी घोल को शुद्ध करने की एक विधि होती है। और कोलाइडी घोल में अशुद्धि के रूप में क्रिस्टलाइड के कण होते हैं, जिसे हटाने के लिए डायलिसिस या अपोहन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ही दोस्तों आसानी से सभी परिभाषाओं को लिखा गया है, ताकि आप इसको आप 2 से 3 बार भी अगर अच्छे से दोस्तों पढ़ लेते हैं तो आपको 100 to 100% याद हो जाएगा।
PDF ले लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। मात्र आपको 99 रुपीज़ में तीनों सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 80 रुपये में दे दिया जाएगा, जिसे आप पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। और यहाँ पे देखिए कि एल्युमिनियम के 2 अयस्कों के नाम लिखे तथा रासायनिक सूत्र लिखे। आप यश के लगभग लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर का आप यश के जरूर ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग मॉडल पेपर में यहाँ पे एल्युमिनियम का देख रहे हैं। तो मान लीजिए एल्युमिनियम का ना पूछ कर बोर्ड एग्जाम में आपसे अगर लोहा का पूछ ले तो आप लोहा का जरूर ही याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि एल्युमिनियम के 2 अयस्क निम्नलिखित होते हैं और पहला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का यहाँ पे सूत्र भी पूछा गया है। तो सूत्र यहाँ पे देखेंगे Al2O5 2S2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और क्रायोलाइट भी इसके महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं एल्युमिनियम के। तो Na3AlF6 हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों समझते हुए चलेंगे, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना हो और आप आसानी से दोस्तों याद कर पाए। तो यहाँ एल्युमिनियम के 2 अयस्क के बॉक्साइट और क्रायोलाइट हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी आप देख सकते हैं Al2O5 × 2S2 Na3AlF6 हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पे देखिए कि S4 की आकृति यहाँ पे पूछा गया है। तो इसकी आकृति देखिए, तो वैसे आप यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल भी अगर लिखते दोस्तों तो आपको 2 अंक मिल जाएगा, और चतुष्फलकीय भी लिखते तो भी आपको 2 अंक मिल जाएगा, या इसका संरचना भी लिखते तो भी आपको 2 अंक मिल जाएगा। किसी भी मान लीजिए ये लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते थे बोर्ड एग्जाम में, और ये प्रश्न होता रहता है। ये लिखते हैं तो ये भी लिखने का प्रयास कर लीजिएगा अगर ये लिखना चाहते हैं तो, या इसकी संरचना भी दर्शा देंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा बिल्कुल ही आसानी से। तो इसकी संरचना में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से O जुड़ा है और 2- यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 2- है। तो इसका आकृति जो होता है वह टेट्राहेड्रल होता है। PDF अगर लेना चाहते हैं तो PDF आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा 77100207। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि रोजनामुंड अभिक्रिया क्या है। PDF ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपको भारी बुझाते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जितने भी अभिक्रिया यहाँ पे देख रहे होंगे वो सभी अभिक्रिया आपको उस PDF में ही दे दिया जाएगा, जिसे आप पढ़कर आप आसानी से दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो PDF से ही आपके 100% जो क्वेश्चन है वो लड़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कि रोजनामुंड अभिक्रिया आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि एसिल हैलाइड PDBaSO4 की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को ही रोजनामुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एसिल हैलाइड को देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और H2 यहाँ पे रहेगा, और PDBaSO4 के साथ जब प्रक्रिया करेंगे तो ये देखिए एल्डिहाइड का निर्माण किया है, मेथ एथ इथेनॉल का निर्माण किया है, और यहाँ पे HCl जो है वह बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एसिल हैलाइड PDBaSO4 की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्डिहाइड प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को ही यानी कि इस प्रक्रिया को ही रोजनामुंड अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए PDBaSO4 को क्या कहते हैं दोस्तों, तो लेंड लार उत्प्रेरक भी इसे कहते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि PDBaSO4 को लेंड लार उत्प्रेरक के नाम से भी इसे जानते हैं, याद रखिएगा। PDF ले लेते हैं तो PDF ले लेने से आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि टार्टरिक अम्ल का जो सूत्र होता है C4H6O6 होता है। यहाँ पे देखिए सूत्र ना पूछकर यहाँ पे संरचना सूत्र पूछा गया है। तो संरचना सूत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही इसका संरचना सूत्र होता है टार्टरिक एसिड का। और आइसोब्यूट्रिक अम्ल का भी संरचना सूत्र पूछा था। तो यहाँ पे आइसोब्यूट्रिक अम्ल का यहाँ पे संरचना सूत्र आप दर्शा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर पूछता है तो दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को लिखा गया है, ताकि आप इस वीडियो को या इस PDF को अगर अच्छे से दोस्तों पढ़ लेते हैं तो आपको पूर्णतः याद हो जाएगा। ये जो आज की जो सेशन होने वाली है, जो PDF हमसे लिए हैं उनके पास ये अलग से फ्री में ही उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिसे वो आसानी से ले सकते हैं और इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कभी भी। PDF लेने से ये फ़ायदा रहेगा कि आपको किसी प्रकार की क्वेश्चंस हो वो आपको भेज दिया जाएगा। जैसे वायरल जो क्वेश्चंस होता है बोर्ड एग्जाम में, जो वायरल 15 से 20 मिनट के पहले जो क्वेश्चंस आता है वो आपको PDF के रूप में या आपको मिल जाएगा दोस्तों वो क्वेश्चंस। और यहाँ पे देखिए कि एथिल एमीन को एथिल अल्कोहल में कैसे परिवर्तित करते हैं या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए एथिल एमीन है और यहाँ पे इतना ही हम लोग को परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एथिल एमीन यहाँ पे C2H5NH जो है ये एथिल एमीन है, और HNO3 के
HNO2 के साथ जब प्रक्रिया करेंगे तो C2H5OH और N2H2O बन जाएगा, यानी कि एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वाला NH जुटेगा NN, और ये देखिए यहाँ से एक H हो जाएगा और यहाँ से H2O ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। और ये वाला जो है OH यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, यानी कि H2O यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। और यहाँ मान लीजिए यहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे RNH2 है और यहाँ पे HNO2 है, तो यहाँ पे देखिए R के साथ यहाँ से OH जुड़ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे जो N है NN यहाँ पे N2 हो जाएगा और ये H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये समझ में आया, तो देखिए यहाँ पे फिर से समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि CH3 अगर NH2 है यानी कि मेथिन है, तो यहाँ पे देखिए HNO3, तो यहाँ पे CH3OH हो जाएगा और यहाँ पे N2 और यहाँ पे H2O। 3 इसलिए लिखकर समझाया गया है ताकि आपको किसी तरह से मालूम चल जाए कि ये कैसे कैसे आया। मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आपको समझ में आ सकता है बिल्कुल ही आसानी से। तो हम लोग से प्रश्न था कि एथिल एमीन को एथिल अल्कोहल में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे यही इसका सूत्र हो जाएगा। सूत्र नहीं, यही यहाँ पे बदला गया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे भी रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न भी हम लोगों से पूछ लिया गया है। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब वही सेशन आपके बीच वो आएगी जो आपके लिए की ऑफ सक्सेस का कार्य करेगी। यानी कि बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला वही क्वेश्चन जो है आपको बार बार करवाया जाएगा, यानी कि जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वही आपको बोर्ड एग्जाम वही अब क्वेश्चंस अब आने वाली है इसी चैनल पर दोस्तों। तो इस चैनल को जरूर ही अगर नए जुड़े हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोगों से ज़्यादातर देखिए दीर्घोत्तरीय में क्या होता है कि न्यूक्लिक अम्ल और DNA और RNA पूछ लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 नंबर में भी न्यूक्लिक अम्ल को अच्छे से समझ सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। तो कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है क्रोमोसोम कहलाते हैं। इसी में ही लिखना है दोस्तों। और मान लीजिए अगर क्रोमोसोम अगर पूछता है बोर्ड एग्जाम में तो आप इतना लिख लेते हैं तो आपका 2 अंक मिल जाएंगे कि कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है क्रोमोसोम कहलाते हैं। और इसी में ही यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल में हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल तथा न्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक भी कहते हैं। बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी हैं क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लिक अम्ल तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। PDF ले लेते हैं तो आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग क्लियर कर ही रहे हैं रोज, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन की कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे पढ़े कैसे। मान लीजिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अगर PDF ले लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। इस बचे हुए समय में उस PDF को भी अगर सही से पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट बेटर हो जाएगा दोस्तों। मात्र आपको 99 रुपीज़ में 3 सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की के साथ। और 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं कोई भी फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 अगर लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 80 रुपये में दे दिया जाएगा। बहुत ही कम फी इसलिए रखा गया है ताकि सभी दोस्त आसानी से परचेज करके इस PDF का लाभ उठाए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए। यही मेन मकसद है मेरा। और यहाँ पे हम लोगों से पूछ लिया गया था कि बृहद अणु क्या होता है। बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे दोस्तों कि बृहद अणु आखिर होता क्या है। तो बृहद अणु बड़े आकार के उच्च आणविक भार वाले जटिल अणु होते हैं जो छोटे आकार व निम्न आणविक भार वाले सरल अणुओं के बहुलीकरण या संघनन द्वारा बनते हैं। जैसे प्रोटीन हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा, आदि हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए उदाहरण को जरूर ही अच्छे से कवर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उदाहरण आपको तो हम बोल रहे थे कि जैसे वाला जो उदाहरण होता है उदाहरण को जरूर ही कवर करने का अधिक से अधिक प्रयास करिएगा, क्योंकि उदाहरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर पूछना चाहे ऑब्जेक्टिव से तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पूछेगा कि बृहद अणु के इनमें से कौन उदाहरण है। तो या तो प्रोटीन रहेगा, या तो न्यूक्लिक एसिड रहेगा, या तो पॉलीसेकेराइड रहेगा। तीनों में से एक आपको याद होगा तो आप बिल्कुल ही सही में सही मार्कर आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे एक बार और इसे रिकॉल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको 100% अभी के अभी ही याद हो जाए कि बृहद अणु बड़े आकार के उच्च आणविक भार वाले जटिल अणु होते हैं, ठीक, जो छोटे आकार के
निम्न आणविक भार वाले सरल अणुओं के बहुलीकरण या संघनन द्वारा बनते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया और पॉलीसेकेराइड हो गया। जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को कि फिनॉल को जस्ता चूर्ण पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या होता है। मान लीजिए अगर एक शब्द में अगर आंसर लिखना हो तो यहाँ पे हम लोग एक शब्द में भी आंसर लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। यानी कि फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है, यानी कि इतना लिखते हैं तो भी आपको फुल अंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग समझने के लिए यहाँ पे देखिए, फिनॉल को जब जेडेन चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तो उस समय बेंजीन का निर्माण होता है और जेडेन बाहर निकल जाता है, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। या यहाँ पे देखिए, या तो आप इतना भी लिख लेते हैं तो भी आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा, या इस प्रकार से भी लिखते हैं तो भी आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा। यानी कि फिनॉल को जेडेन चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तो C6H यानी कि C6H6ZNO का निर्माण होता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड। यानी कि जिंक ऑक्साइड को नहीं लिखेंगे, सिर्फ अगर कहेंगे कि बेंजीन का ही निर्माण होता है तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपको PDF की जरूरत है तो PDF आपको इसी नंबर पर मिल जाएगा 77160207। इस पर आप संपर्क करके अगर PDF लेना चाहते हैं तो आपका मिल जाएगा। इसी नंबर से फ़ोन पे भी चलता है, व्हाट्सएप नंबर भी चलता है और कॉल से भी बात हो सकता है। दोस्तों अगर PDF लेने से पहले अगर बात करके लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही आसानी से ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो फी है बहुत ही कम इसलिए रखा गया है ताकि सभी दोस्त आसानी से ले पाए। मात्र आपको 99 रुपीज़ में 3 सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। और मान लीजिए 2 सब्जेक्ट लेना है फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको मात्र 80 रुपये में दे दिया जाएगा। दोस्तों इसे आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो आप बिल्कुल ही अच्छे से कन्फर्म होकर जाइएगा। और बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो यहीं से यानी कि PDF से ही रहने वाले हैं प्रश्नोत्तर। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी वह लॉन्ग क्वेश्चंस का आने वाली है। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब वही सेशन आएंगी आपके बीच जो आपके लिए की अब सक्सेस का कार्य करेगी। तो अभी के इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद।